तो स्वागत करता हूं आप सभी को केमिस्ट्री एकेडमी में। मेरा नाम श्रवण कुमार है और आज लेक्चर 5 लेकर आए हैं क्लास 11th का। और चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे वही रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इससे पहले वाले 1.4 में एक टॉपिक रह गया था, ये मेजरमेंट से रिलेटेड है, कैसे कन्वर्जन होता है आप लोग को ध्यान में रखना होगा। तो ये सिंपल सा, आप चाहे तो पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बहुत सिंपल सा आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, मतलब बेसिक क्लास से ही। तो ये आप लोग इससे परिचित होंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस सिंपल सा हम बता दे रहे। पहला नंबर लंबाई, तो हम लोग बेसिक क्लास से ही लंबाई को देख रहे हैं। लंबाई क्या होता है? लेंथ, जिसमें लंबाई हो, ठीक है। इसको हम मीटर से नापते हैं। ऐसे अगर नापने की बात करें तो SI यूनिट होता है मीटर, ठीक है। तो मीटर अगर हम बात करें इसका बेसिक मतलब छोटी इकाई, तो 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। ये तो मुंह पर रटा हुआ है, ये सिंपल सा बेसिक है। उसी प्रकार से 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा, आई थिंक क्लियर होगा। लंबाई क्लियर, लंबाई क्या था? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। समझ में आ रही बात? अब आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब आयतन। आयतन क्या होता है? जिसमें 3 डायमेंशन हो। जिसमें क्या हो? 3 डायमेंशन, यानी कि जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो, उसी को क्या बोला जाता है? आयतन बोला जाता है। कहने का मतलब हो गया, मीटर में अगर हम क्यूब कर दिए तो इसका मतलब हो गया ये 3D की बात कर रहे हैं। जहाँ पर हमको आयतन मतलब उस पर पावर 3 होना चाहिए, घात 3 होना चाहिए। तो 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 डेसीमीटर। इसको DMQ से डिनोट करेंगे शॉर्ट में, और ये बराबर हो जाएगा 1000 लीटर है। कहने का मतलब 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 डेसीमीटर, बराबर होता है 1000 लीटर। तो ये 3 कन्वर्जन है, आप ध्यान में रखिएगा। और नीचे कुछ एक और कन्वर्जन हम बता रहे हैं, तो इसको देखिए 3 0 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर, और इक्वल टू होता है 1000 यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1000 ml, और बराबर होता है 1000 cc यानी क्यूबिक कैपेसिटी। तो ये हमारा है मेन। इसमें ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएगा अभ्यास में। जब बनाने बैठिएगा NCERT का अभ्यास में, वहाँ से एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। तो समझ में आ रहा होगा, 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर, इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर, इक्वल टू 1000 ml एंड इक्वल टू 1000 cc यानी क्यूबिक कैपेसिटी होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। अब हमारे पास है दाब, प्रेशर। प्रेशर के लिए भी हमारे पास पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आप लोगों को न्यूमेरिकल बनाने में प्रॉब्लम ना हो। कन्वर्जन में हम लोग को बहुत सारा दिक्कत हो जाता है ना, इस वजह से इसको बताया जा रहा है, और कोई बात नहीं है। तो SI यूनिट यानी दाब का SI यूनिट होता है पास्कल होता है, या इसको बोलता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये हमने आपको लिखा है 1 ATM। तो सामान्यतः जो होता है 1 ATM, किसी पर भी हमारे आसपास जो हमारे पर जो प्रेशर लगता है, दाब लगता है, 1 ATM लगता है। 1 ATM मतलब 1 वायुमंडलीय दाब, ठीक है। हमारे जो एटमॉस्फेयर है, ये जो हमारे खुला जो हवा जो हमारे शरीर पर जो लग रहा है, 1 ATM लगता है, यानी कि 1 वायुमंडलीय दाब, ठीक है। और इसका कुछ वैल्यू होता है, तो 1.01325 गुना 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। ये पॉइंट आपको, ये जो वैल्यू आपको ध्यान में रखना होगा। या इसी को अगर बार में लिखा जाए तो 1.013 बार होता है, और ये होता है 760। इसको फिर अगर हम mmHg में अगर कैलकुलेट करें तो 760 mmHg होता है, और यही हमारा होता है 760 होता है टॉर। तो ये था हमारे पास दाब का कन्वर्जन। आई थिंक आपको ध्यान में रखना होगा, जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो बस आपको न्यूमेरिकल पर्पस से ये बताया जा रहा है, और कोई है नहीं इसमें कुछ खास। और टेम्परेचर यानी कि ताप का SI यूनिट क्या होता है? केल्विन होता है। इसको केल्विन या डिग्री में अगर देखा जाए तो इन दोनों का जो कन्वर्जन होता है कुछ नहीं होता है। अगर हमारे पास केल्विन में निकालना होता है, अगर डिग्री दे दिया है सिंपल से, अगर हमारे पास 25 डिग्री अगर बोल दिए, ये हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस है, और इसको हमको केल्विन में अगर लाना होता है तो 273, ठीक है, जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 298। तो ये एक्चुअली हमारे पास केल्विन में कन्वर्जन हो गया। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, तो मेरे पास जो भी डिग्री सेल्सियस होगा उसमें 273.15, इसको ये 2 पॉइंट हम नहीं लेते हैं,
और ये हमारा हो जाएगा कन्वर्जन। जैसे कि हमने आपको एग्जांपल देखे, जैसे रूम टेम्परेचर 25 डिग्री होता है, अगर इसको हमें किस में बदलना है, केल्विन में बदलना है, तो वो 298 हो जाए, यानी 273 ऐड कर देंगे, 298 यानी 298 केल्विन हो जाएगा। बहुत सिंपल है। और इसको अगर फ़ारेनहाइट में अगर हमको इसको कैलकुलेशन करना है तो इसके लिए एक थोड़ा सा फार्मूला है, ठीक है। तो ये सिंपल सा है, F - 32 डिवाइडेड बाई 9 एंड C डिवाइडेड बाई 5, यानी कि यहाँ पर C क्या हो जाएगा, C डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर जो भी डिग्री सेल्सियस होगा, डिग्री सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट में बदलना है तो इस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे और हमारा निकल जाएगा। तो ये था हमारे पास कुछ बचा हुआ टॉपिक था 1.4 से रिलेटेड, मेजर से रिलेटेड था। शायद आपको समझ में आ गया होगा। बस इसमें कुछ है नहीं, बस आपको ध्यान में रखना होगा जब भी आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका यूज होने वाला है न्यूमेरिकल में, और इसमें कुछ है नहीं। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं 1.5। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 1.5 है रासायनिक संयोजन के नियम। सिंपल सा टॉपिक है संयोजन, यानी कि दो वस्तु जब आपस में मिलेगा तो मिलने के लिए कुछ नियम बनाया गया, कुछ साइंटिस्ट लोग ने इसको नियम दिया गया, इस पर काम किया, क्योंकि यह जो नियम है पहले से ही मौजूद था, बस उसको जो ऐसा होता है, बस कुछ साइंटिस्ट लोग यानी कुछ वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बताया, इसलिए हम उसको नियम कह दिए। तो नियम पहले से ही रहता है, ऐसा नहीं कि हम बना रहे हैं, मतलब कह रहे सूरज जो हम बोल रहे हैं सूरज से रोशनी निकलती है ना, उससे ऊर्जा प्राप्त होती है, ऐसा नहीं है कि हम बोले हैं तो ऊर्जा निकल रही है, नहीं, ये चीज़ पहले से ही था। नियम जो होता है पहले से ही सत्यापित होता है, बस उसको हम क्या करते हैं, जानते हैं। नियम बस इसीलिए बनाया गया ताकि किसी को हेल्प मिल सके, सिंपल सा बात है। तो ये हमारे पास है, देखो इसका कुछ डिफिनेशन है, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के लिए, यानी कि ये जो संपन्न होने के लिए जिन नियमों का पालन करती है उसे रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। तो तत्वों के संयोजन से यौगिक का बनना, यानी तत्वों के संयोजन से यौगिक जो बनता है, तो बनने के लिए निम्नलिखित 5 मूल नियमों के अंतर्गत होता है। तो उनमें से हमारा जो पहला जो नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये हम लोग 9th क्लास में पहला लॉ पढ़ रखे थे। वही लॉ है, सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है, बस सिंपल सा वही है। इसमें क्या लिखा हुआ है, सन 1789 ईस्वी में आंतोइन लावोसिए ने, इसको लेवोजियर भी बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में लावोसिए ने इस नियम को दिया। सिंपल सा शब्द लिखा हुआ है कि इस नियम को किसने दिया। अच्छा, इसके बारे में और भी हम पढ़े हुए हैं, तो इसी को बोला जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान के जनक आंतोइन लावोसिए है, इसको बोला जाता है। तो इस नियम के अनुसार सभी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों में, क्रिया में भाग लेने वाले सभी पदार्थों के कुल द्रव्यमान अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले सभी पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। सिंपल सा बात है, कहने का मतलब ये हुआ कि कोई पदार्थ मान लो A है, ठीक है, सिंपल सा हम मान लेते हैं हाइड्रोजन है अब प्लस ऑक्सीजन है, ये सब लोग आप लोग जान रहे होंगे, और बन गया H2O, ठीक है। हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन है, तो इसमें मान लेते हैं 5 ग्राम ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन, और 5 ग्राम हमने ऑक्सीजन लिया। तो इसमें बोल रहा है कि ध्यान से देखने वाली बात है कि जब अभिक्रिया से पहले, तो अभिक्रिया से पहले देखो टोटल 5 और 5 कितना है, 5 और 5 10 ग्राम हमने लेके टोटल 10 ग्राम वजन हुआ, कोई A और B, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मान लिए 5-5 ग्राम जो था हमने लिया और उसको एक अभिक्रिया करवाए। तो अभिक्रिया के बाद क्या होगा, वही चीज़ बोल रहा है कि इसमें कुछ परिवर्तन होगा। जब दो चीज़ आपस में मिलेगा तो लड़ने के बाद, सिंपल सा हम लोग ही देख लेते हैं, आदमी को देख ले, तो मान ला हम किसी से लड़ाई करेंगे या मिलते हैं तो क्या होता है, तो मिलने के बाद क्या होगा, कुछ ऊर्जा ट्रांसफ़र होता है ना, चाहे हम मुंह से बोल के, है ना, मुंह से बोले साउंड एनर्जी, है ना, हाथ मिलाए, हाथ से भी कुछ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है एक जगह से दूसरे जगह। तो हम दोनों जब, सिंपल सा बात है, जब कोई दो वस्तु आपस में मिलेगा, वो यह लॉ ऐसा नहीं सभी वस्तुओं के लागू, इस ब्रह्मांड में जितना भी है ना पदार्थ, या चाहे हम भी एक पदार्थ ही ले लेते हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ बस हम लिविंग थिंग है और कुछ नहीं, इसमें अंतर नहीं है। बाकी बात जो उत्पत्ति एक ही चीज़ से हुआ है वह है
सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है? कण। कणों से मिलकर हम लोग बने हुए, सिंपल सा बात है। तो हम लोग का भी वैसा ही नेचर होगा जो एक निर्जीव वस्तु का है, ठीक है। सब सिर्फ उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन उसका उत्पत्ति की बात करें तो वह मूल हमारा है सूक्ष्म ही है, ठीक है, कण। तो सिंपल सा बात है, जब दो चीज़ आपस में जब लड़ेगा या झगड़ेगा या मिलेगा तो उनके बीच में कुछ रिएक्शन होगा। तो वही चीज़ है, ये दोनों जब आपस में लड़ने के बाद क्या हुआ? H2O बना दिया। तो देखो ये गैस है, हाइड्रोजन गैस होता है, ऑक्सीजन गैस, और ये लिक्विड है। ये एक अलग स्टेट में आ गया, ये अलग नेचर रखता है इसको। तो यही बोल रहा है, इस नियम के अनुसार सभी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, इसमें हो सकता है भौतिक भी परिवर्तन हो और रासायनिक। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ये मैं आपको बता रखा हूँ, ठीक है। तो परिवर्तनों में क्रिया में भाग लेने वाले सभी पदार्थ, भाग लेने वाला कौन पदार्थ है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का के कुल द्रव्यमान, अभिक्रिया के बाद कुल द्रव्यमान, समझ हमारी बात, कुल द्रव्यमान। तो कुल द्रव्यमान क्या हो? जैसे 5 और 5 10 ग्राम हुआ, हमने माना। तो बोल रहा है बाद, यानी कि अभिक्रिया के बाद बनने वाले, तो कौन बनने वाला? सभी पदार्थ। तो H2O बनता है, ठीक है। इसमें और भी हो सकता है, ये छोटा स्तर पर हमने एक रिएक्शन को लिया जिससे आप बेटर समझ सके। तो सभी पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। कहने का मतलब इसका द्रव्यमान 10 हो गया तो इसका भी क्या होगा? 10 ग्राम होगा, है ना। तो यही हमारा बताता है यह नियम। बात समझ में आ रही होगा, बहुत सिंपल सा है, कोई लोचा नहीं है, ठीक है। इसको हम कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं। मान लिए A एक वस्तु है, B एक वस्तु है, अभिक्रिया के बाद C + D बना, तो द्रव्यमान हो जाता है WA, यानी कि W मतलब होता है वेट, वेट से डिनोट करते हैं, W को करते हैं वेट से डिनोट करते हैं, ठीक है, यानी कि हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान, ठीक है। तो A का द्रव्यमान और B का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा C का द्रव्यमान और D का द्रव्यमान। बहुत सिंपल है। अच्छा, इससे क्या हुआ? इससे ये पता चला कि इस धरती पर या इस ब्रह्मांड में जो भी वस्तु पहले से है, बस वो क्या हो गया? बाद में बना। बनने के बाद क्या? पहले वाला और बाद वाला दोनों का जो भार होगा, वजन होगा, है ना, बराबर होगा। सिंपल सा बात है। मान लीजिए मार्कर है, मार्कर को हमने क्या किया? जला दिया। जलाने के बाद क्या होगा? आप तो बोलेंगे सर ये तो राख बचेगा छोटा सा, और ये तो इतना को राख बचा, ये पहले से इतना बड़ा था, इतना था। ऐसा क्या हुआ जो कि इसमें वजन तो कम हो जाएगा तोलने के बाद? बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। कहने का मतलब ये एक रूप है। तो देखो, इसको हमने क्या किया? इसमें हमने रिएक्शन करवाया, यानी कहने का मतलब इसमें आग डालें, मतलब माचिस तिल से जलाएं। तो जलाने के बाद क्या हुआ? इससे कुछ ऊर्जा निकलेगी, गर्मी होगा। अभी तो छू लेते हैं, इसी को जला देंगे तो क्या हम पकड़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं पकड़ पाए। उससे एक ऊर्जा निकली, ऊर्जा को हम क्या ब्रह्मांड में चला गया खुला। क्या उसको अगर हम बंद करके रखेंगे कहीं पर तो क्या वो भागेगा? नहीं भागेगा। अगर भागेगा तो मान लो उसको कहीं पर हम एब्जॉर्ब कर ले, इकट्ठा कर ले, या फिर इससे हीट निकलेगा, हीट एनर्जी, है ना। लाइट एनर्जी मतलब प्रकाशीय ऊर्जा, समझ में आ रही बात? हीट एनर्जी मतलब उष्मा ऊर्जा। तो बहुत तरह के इससे ऊर्जा निकलेगी। तो उसको अगर हम एक जगह इकट्ठा कर लेंगे तो ये जो हमारे पास है मार्कर, और हमारे पास जो जितना भी रिएक्शन के बाद यानी जलाने के बाद जो भी चीज़ बाहर निकल रहा था, तो सब का क्या होता है? सेम होगा दोनों का। अगर लेकिन इस चीज़ को करना इम्पॉसिबल होता है, हम इसको नहीं कर पाते ऐसा, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है, किसी वैज्ञानिक ने ही ऐसा किया है ना। तो मान लो सिंपल सा बात है, जैसे कि हम मान लेते हैं एक बड़ा सा एक मान लो लकड़ी को जला रहे, सिंपल सा बात है, लकड़ी को जलाएं और उससे एक धुआं निकलेगा, धुआं के रूप में भी बाहर निकलेगा। धुआं को हम कहीं एक जगह स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। उससे निकलने वाला रोशनी भी एक ऊर्जा का रूप है। ऊर्जा कहने का मतलब क्या हुआ? इस नीचे वाला शब्द समझो कि ये क्या हो रहा है? एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो रहा है। वही चीज बोल रहा है, अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया से पदार्थ ना तो उत्पन्न होता है और ना तो नष्ट, केवल इनका रूपांतरण ही संभव होता है। मेरा कहने का मतलब यही हुआ कि ना तो हम ऊर्जा को कोई पदार्थ को हम क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं, ना ही हम उसको बना सकते हैं, केवल उसका रूपांतरण संभव है ना। जैसे नहीं बोला होगा कि मनुष्य में क्या होता है? मनुष्य शरीर क्या होता है? शरीर के अंदर जो आत्मा है, आत्मा एक है, वही रहेगा, बस शरीर बदलते रहता है। वही काम होता है यहाँ पर कि रूप बदलते चला जाएगा, ठीक है, रूप बदलेगा, लेकिन उसका जो मास है, द्रव्यमान है, वही चीज रहेगा, सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। तो ये था हमारा जो है प्रथम नियम था द्रव्यमान संरक्षण के नियम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा
कि अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद जो द्रव्यमान होता है ना, वो क्या होता है, बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा नियम है वह है स्थिर अनुपात का नियम। इसी को बोला जाता है स्थिर संगठन का नियम। संगठन मतलब होता है उसके अंदर जो बना हुआ जो है संगठन, इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। सिंपल सा इस नियम क्या कहता है, सिंपल सा बात है। इस पहला देख लेते हैं, यह है इस नियम का प्रतिपादन सन 1799 ईस्वी में जोसेफ प्राउस्ट ने किया। ठीक है, ये विज्ञानी का नाम है जोसेफ प्राउस्ट। ये क्या कहता है, ये कहता है इनके अनुसार किसी यौगिक में जो यौगिक बन रहा है, ध्यान देना, कंपाउंड क्या होता है, अलग होता है, यानी कि यौगिक अलग होता है, तत्व अलग होता है। तत्वों से मिलकर क्या बनता है, यौगिक मिलता है। ठीक है, जो भी हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं वो सारे के सारे क्या होता है, तत्व होते हैं। और तत्व के बाद क्या बनता है, यौगिक, यानी दो तत्व मिल के क्या बनाएगा, यौगिक का निर्माण करेगा। सिंपल सही बात हो रहा है। तो इनके अनुसार किसी यौगिक में उनके घटक, घटक मतलब क्या, तो वो जिस चीज से बना हुआ है ना, उनके घटक परमाणुओं का द्रव्यमान, परमाणुओं का द्रव्यमान के अनुसार अनुपात हमेशा निश्चित होता है। कि द्रव्यमान, द्रव्यमान अभी निकालेंगे हम किसी भी परमाणु का, जैसे हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन 1 होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। ठीक है, सभी का अलग अलग द्रव्यमान होता है, आपको याद होना चाहिए, है ना, तभी ये समझ में आएगा। ये बेसिक क्लास में ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, परमाणु संख्या क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, ठीक है, उसको याद करना होता है। आप लोग याद कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। कहता है अनुसार अनुपात हमेशा निश्चित होता है, यानी कि निश्चित होता है। कहने का मतलब चाहे उन्हें किसी भी स्रोत या विधि से प्राप्त किया गया हो। सिंपल सा बात है, यहाँ पर कह रहा है कि चाहे उन्हें किसी भी स्रोत या विधि से प्राप्त किया हो। कहने का मतलब जैसे हम ये प्राप्त कर लेते हैं H2O, H2O में हम क्या करेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे, अनुपात। तो अनुपात जो होता है, जैसे निकाल लेते हैं, हाइड्रोजन का अनुपात होता है 2 हाइड्रोजन, इसका परमाणु भार 1 होता है, तो 2 गुना 1 2 हो गया। अनुपात में लिखना है तो अनुपात लिखेंगे। और O है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का 8 नंबर होता है, 8 दूनी 16 है। ठीक है, इसको ध्यान में देखिएगा, इसको बोलते हैं परमाणु भार। तो ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, तो इसलिए यहाँ पर हम 16 लिखेंगे। तो रेशियो के रूप में 16, इसको काटना है क्योंकि 2/16 हो गया, कट जाएगा आराम से, 1/8, तो ये हो गया 1:8। तो यही कहने का मतलब हो रहा है कि कह रहा है कि इसके अनुसार किसी भी यौगिक में उनके घटक परमाणुओं का द्रव्यमान के अनुसार अनुपात हमेशा निश्चित होता है, चाहे उन्हें किसी भी स्रोत या विधि से प्राप्त किया गया हो। कहने का मतलब हो गया, ये जो हमारे पास जो पानी का जो अनुपात 1:8 आया, यह जो रेशियो है पानी का, वो चाहे समुंदर का पानी हो, वो चाहे तालाब का पानी हो, वो चाहे नाली का पानी हो, या चाहे चंद्रमा पर पानी हो, या मंगल पर हो, कहीं भी किसी भी स्रोत से, आप लिखा हुआ है किसी भी स्रोत से अगर आप प्राप्त करते हैं तो उनका जो है अनुपात 1:8 आएगा। यह नियम यही कहता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो एक और हम बना लेते हैं एग्जाम्पल, CO2, कार्बन। कार्बन होता है, ठीक है, कार्बन कितना होगा, कार्बन होता है 12। 12 क्या होता है, परमाणु भार। यहाँ हम लिख देते हैं परमाणु भार, हम लिख रहे हैं यहाँ पर। और रेशियो में ऑक्सीजन यहाँ पर क्या गो है, 2 गो है ऑक्सीजन, तो कभी तुरंत 16 लिखे थे, 16 गुना 2 यानी कि 12:16 दूना 32। अब इसको आप क्या कीजिएगा, 12 डिवाइडेड बाय 32 है, तो काटिए 4 के पारा में 4 तिया 12 और 8 चौके 32। तो ये हो गया हमारे पास 3:8, राइट। तो हमारे पास ये CO2 को क्या बोलते हैं, CO2 को बोला जाता है, बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहीं का भी हो, किसी भी ग्रह का हो, किसी भी ब्रह्मांड में कहीं का भी हो, है ना, CO2 का जो अनुपात होगा 3:8 होगा। बात समझ में आया। नेक्स्ट हमारा है गुणित अनुपात का नियम। नियम नंबर 3 है गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो यह नियम क्या बताए, यह नियम वैज्ञानिक डाल्टन, किसने दिया, डाल्टन ने 1803 ईस्वी में दिया। तो इस नियम के अनुसार जब 2 तत्व आपस में मिलकर क्रिया करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से दूसरे तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान संयोग करती है, जो कि आपस में सदा
सरल अनुपात में होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो हमने एक कार्बन एक अलग तत्व है और ऑक्सीजन एक अलग तत्व है, कार्बन और अलग दोनों मिलेगा तो बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड CO एंड CO2 बनता है। बात समझ में आ रही बात? तो इनका जब हम अनुपात निकालेंगे तो ध्यान देना, कार्बन का होता है 12 अनुपात ऑक्सीजन का होता है 16। इसको देख लेते हैं, ये हो गया कार्बन 12 और ये 2 गो है तो कार्बन का हो गया 16 और 16 दूना 32। देखो तो ये हो गया 3 चौके 4 तिया 12 और 4 चौके 16, ठीक है। और इसको देख लेते हैं तो ये हो जाएगा, कट जाएगा 3 अनुपात 8, 3 अनुपात 8 होगा। बात समझ में आ रही बात? तो इनका कहने का मतलब ये जो हमारे पास है एक तो ठीक होगा, देने कहने का मतलब क्या हुआ कि इस नियम के अनुसार जब 2 तत्व आपस में क्रिया करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के निश्चित अनुपात, एक तत्व के निश्चित अनुपात है, यानी कि 3 निश्चित है, ठीक है, निश्चित है, द्रव्यमान से दूसरे तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान संयोग करती है। यानी कि ये 4 है और ये 8 है, तो ये जब इसको देखेंगे तो 4 8 कट के कितना आ जाएगा, तो ये जो हमारा होगा ये सरल अनुपात में होगा 1:2। यानी ये तो 3 एक निश्चित होगा, जब दूसरा वाला जो एलिमेंट होगा जैसे ऑक्सीजन और ये O2, तो इनमें जो रिलेशन है वह एक सरल होगा, जैसे 1:2। यही कहने का मतलब हो गया। बात समझ में आ रही बात होगा? देखिए इसको देखते हैं, तो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या होता है 2:16, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1:8 हो जाएगा। इसको ले लेते हैं, ये हो गया 2 अनुपात, ठीक है, 2:16। तो ध्यान देना, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2 हो गया कट के, और यहाँ पर जाएगा 1 और कट के 16 दूना 32, सॉरी यहाँ 32 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, कट के 16 हो जाएगा। ये दोनों तो सेम है, लेकिन ये जब दोनों आपस में आएगा तो ये हो गया 16 दूना 32, यानी कि सॉरी 8 दूनी 16, ये हमारे पास 1:2 है। एक सरल अनुपात मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 इस तरह से कंटिन्यूअस में होगा, सरल होगा, मतलब उसके बाद और नहीं कटेगा, सिंपल सा बात। उसी प्रकार S + F2 में, तो S का देखो और F का देखो, S और F और S और F में क्या होता है, तो इनका जब आप देखिएगा तो इनका हो जाएगा 1:2:3 होगा। चलिए नियम नंबर 4 क्या कहता है, तुल्य अनुपात का नियम। यह नियम बोलता है, या इसी को बोलते हैं व्युत्क्रम अनुपात का नियम, इंग्लिश बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है। तो सबसे पहले यह जो नियम दिया था रिचटर महोदय ने दिया था सन 1792 में। तो बोलता है क्या, इस नियम के अनुसार जब कोई 2 तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करती है, तो पहले हम इतना लिख लेते हैं, जब कोई 2 तत्व, तो 2 तत्व हम मान लेते हैं, जैसे कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, ये दोनों आपस में संयोग करेगी तो कुछ अलग एक तत्व बनाएगा, सॉरी यौगिक बनाएगा। दोनों तत्व में जो अनुपात होता है, इन दोनों अनुपात मतलब जो दोनों तत्वों में अनुपात होगा, ध्यान देना, सिंपल सा बात बोल रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं, जब कोई 2 तत्व किसी तीसरे तत्व, ये दोनों तत्व किसी तीसरे तत्व, मान लो ये हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है, किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करती है, तो पहले दोनों तत्वों में जो अनुपात होगा, इन दोनों तत्वों में जो अनुपात होगा, तो इससे बन जाएगा CS से बन जाएगा CH4 और OH से बन जाएगा H2O वाटर। तो इनका जो अनुपात होगा, इनका द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान में जो अनुपात होगा, जैसे कार्बन होता है 12 और हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 है इसलिए 4 लिख दिए। तो इसको काटो तो कैंसिल आउट होगा, 4 तिया 12, ठीक है। तो ये हमारे पास आया ये रेशियो। हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 8 दूनी 16, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1:8 होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया, जो हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन इधर भी 1 है और हाइड्रोजन इधर भी 1 है, तो हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं और उसके बाद जो बच गया कार्बन और उधर है ऑक्सीजन, इन दोनों का रेशियो कितना आएगा, 3:8। यही रेशियो इसमें भी आना चाहिए, है ना।
तो C और O से क्या बनेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो मान लो तो कार्बन का कितना हुआ 12 होता है परमाणु द्रव्यमान, और ऑक्सीजन कितना होता है 8 दूनी 16, 16 दूना 32। तो इसको करना क्या होगा, 3 से कैंसिल आउट हो जाए, 3 का पारा से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 4 तिया 12 और 8 चौके 32, तो ये हो जाएगा 3:8। तो ये जो रेशियो और ये जो रेशियो दोनों समान आया, या इसका सरल गुणक होगा, यानी गुणक होगा, यहां पर तो समान आ गया। तो वही चीज यहां पर बोल रहा था कि इस नियम के अनुसार जब कोई दो तत्व किसी तीसरे तत्व, जब कोई दो तत्व, ये कार्बन ऑक्साइड तीसरे तत्व हाइड्रोजन के निश्चित द्रव्यमान से, तो एक निश्चित द्रव्यमान हुआ, द्रव्यमान से संयोग करती है, तो पहले दोनों तत्वों में जो अनुपात होगा, ये जो अनुपात होगा पहले दोनों तत्वों में, ये कार्बन अलग और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है, वही अनुपात उनके आपस में जब ये दोनों आपस में संयोग करेगा होने पर प्राप्त यौगिकों में होगा, या उसका सरल गुणक होता है। ये था आपका नियम नंबर 4। इसी तरह से हम बहुत सारा एग्जाम्पल को कर सकते हैं। आई होप समझ में आ गया। 5 है, 5 नियम कह रहा है कि गैस लुसेक का गैसीय आयतन का नियम। तो इस नियम को गैलुसेक महोदय ने ही दिया था 1808 ईस्वी में। तो इन्होंने क्या बोला कि इस नियम के अनुसार अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, यानी कि जैसे एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, इधर साइड को बोला जाता है अभिकारक बोला जाता है, इधर बोला जाता है उत्पाद या प्रतिफल, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक गैस हो तो देखो हाइड्रोजन गैस हुआ और क्लोरीन भी गैस है, दोनों गैस है, तो उनके आयतनों में सरल अनुपात होता है। तो इनके आयतन जो होता है, वॉल्यूम होता है, उसका एक सरल अनुपात होता है। यदि उत्पाद भी यानी रिजल्ट वो भी गैस हो, तो अभिकारी गैसों के साथ इनका भी आयतन सरल अनुपात में होता है। सिंपल सा सरल अनुपात में होता है। जैसे जब सभी गैसों के समान ताप एवं दाब पर लिया जाए, या अर्थात बोला जाए समान ताप एवं दाब पर अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ एवं उत्पन्न होने वाले पदार्थ गैस हो, तो उनके आयतन में सरल अनुपात होगा। सिंपल सा रहा है। क्या बोला जा रहा है कि यदि अगर प्रतिफल और उत्पाद दोनों गैस हो, सिंपल सा है, यदि प्रतिफल और उत्पाद दोनों गैस हो तो उनका जो आयतन होगा वो सरल अनुपात में होता है। बस यही सिंपल सा नियम है और इसमें कुछ है नहीं। लेकिन कंडीशन ये है कि समान ताप होना चाहिए और दाब होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे इसको देख लेते हैं, जैसे इसका आयतन निकालना है, तो आयतन क्या होगा, तो मान लो इसके आगे क्या हो, कुछ नहीं लगा, इसका मतलब 1 है, इसके आगे भी 1 है और इसके आगे 2 है, तो इसका आयतन निकल जाएगा 1 और इसका निकलेगा 1 और इसका निकलेगा 2। या इसको ऐसे भी मान सकते हैं, अगर ये मान लो 500 ml है और ये भी 500 ml है, तो सिंपल सा ये इसका डबल हो जाएगा, यानी कि 1000 ml, ठीक है। बात समझ वाली बात, मान लेते हैं कितना भी है। तो अगर एक का मतलब 500, एक का मतलब 500 और 2 का मतलब इसका डबल, सीधा 1000, ठीक है, 1000 ml। तो इसका जो अनुपात हो रहा है, यानी ध्यान देना अनुपात जो होगा, ध्यान देना 1:1 और 2। तो 1 यहां लिखा है, 1 इधर है, 2 लिखा है। तो इसका जो अनुपात 1:1:2 होगा। उसी प्रकार हम एक और देख लेते हैं। तो देखो नाइट्रोजन गैस होता है और हाइड्रोजन गैस होता है, या अमोनिया गैस है, ठीक है। ये तीनों गैसीय स्टेट में, इसका अगर आयतन निकालना चाहे तो ध्यान देना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके आगे कुछ नहीं लगा, इसका 1, इसका मतलब 6, इसका मतलब 6, अच्छा 6 दूना 12 हो रहा है और यहाँ 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 3 होगा, सॉरी यहाँ पर 3 होगा, 3 दूनी 6, तो यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ पर इसका रेशियो हो जाएगा 2। तो इसको अगर सरल अनुपात में लिखना है तो अनुपात में क्या हो जाएगा 1:2, इसको आगे करके लिख देते हैं और ये 3, तो एक सरल अनुपात में होता है। सिंपल सा है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो था हमारा गैलुसेक का गैसीय आयतन था, ये नियम जो है
गैस पर निर्भर करता है और कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों जो होना चाहिए एक निश्चित होना चाहिए, तभी ये नियम लागू होगा। और ये लागू सिर्फ होता है गैसों के लिए, ये स्पेशल फॉर गैस के लिए है, इसलिए इसका नाम है गैलूसे का गैसीय आयतनों का नियम, यानी आयतन के लिए ये बनाया गया है। आपको शायद समझ में आ रहा होगा, है ना। तो इस वीडियो में हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।